नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपको अनसाल्ड क्लास 12 कक्षा रसायन विज्ञान जो हल कराने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 2 तक फाइनल कर दिया था स्टूडेंट। आज मैं सेट नंबर तीसरे में चल रहा हूं। चलते हैं स्टूडेंट, तीसरे नंबर जो सेट है, सेट नंबर तीसरे में स्टूडेंट हम चलते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन करना है। आपको सेट नंबर तीसरा है, सेट नंबर तीसरे में चल रहे हैं। देखिए सेट नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या करा स्टूडेंट, तो चलते हैं बिना देरी किए। सेट नंबर तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है कि पहले का है कि 60 कोणीय आध क्रिस्टल का उदाहरण है। 60 कोणीय आध क्रिस्टल का उदाहरण स्टूडेंट कह रहा है। नंबर 1 है कि कैडमियम सल्फाइड CDS। नंबर 2 है सोडियम क्लोराइड NaCl। नंबर तीसरा स्टूडेंट कॉपर। नंबर चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम कहते हैं KNO3। तो इसमें स्टूडेंट जो राइट आंसर है आपका कैडमियम सल्फाइड है। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट? कैडमियम सल्फाइड है, ना कि NaCl और ना ही कॉपर और ना ही पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका आप ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिए। तो चलते स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि पहले लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? नंबर 1 है श्यानता। नंबर 2 है पृष्ठ तनाव। नंबर तीसरा है प्रकाशीय घूर्णन। नंबर चौथा है परासरण दाब। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, अणुसंख्य गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो विलयन में उपस्थित आयनों या अणुओं की संख्या पर निर्भर किया करते हैं, उन्हें ही हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, जो परासरण दाब है, ये परासरण दाब ये क्या करता है कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, पहले का खाका चौथा स्टूडेंट। तो इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं जो पहले का गा है। पहले गा क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट पहले गा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नंबर 1 है हमारे पास मेथिल एसीटेट CH3COO CH3 प्लस H2OH प्लस आयन CH3OH प्लस CH3COOH। और नंबर 2 है हमारे 2FeCl3 प्लस SnCl2 एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4। नंबर 3 स्टूडेंट H2 प्लस Cl2 और HNu2HCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और नंबर 30 स्टूडेंट चौथे है हमारे पास CH3COOC2H5 मेथिल एसीटेट प्लस NaO, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। एरो लगा दिया है C2H5OH जैसे एथिल अल्कोहल। और ये हमारे CH3COO Na, जिसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। जो इसमें स्टूडेंट राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है, क्योंकि स्टूडेंट जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो हमेशा इसका जो पहचान होती है वो हमेशा सूर्य की उपस्थिति में हुआ करती है। इसे ही हम इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो पहचान होती है स्टूडेंट, कौन से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, जिसे हम कहते हैं HNu। तो आपका जो पहचानने का तरीका क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया का? HNu, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो रही हो उसे ही हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जो अभिकार को जो रासायनिक जो दर होती है वो दर होती है जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कह देते हैं। कि वह अभिक्रिया जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पे स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो चलते हैं पे स्टूडेंट पहले घा क्या कह रहा है। पहले घा है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहली समूह हैं। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहली समूह हैं। स्टूडेंट ग्लूकोज का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर वो होता है CHO और CHOH का होल 4 CHOH का होल 4 और CH2OH। तो इसमें स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि 5 तो हमारे पास क्या है हाइड्रॉक्सिल समूह है, जिसे हम OH कहते हैं। और एक हमारे पास क्या स्टूडेंट प्राथमिक एल्कोहली समूह है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कितने हैं इसमें एक प्राथमिक एल्कोहली समूह है। क्योंकि स्टूडेंट देख रहे हैं आप, पहले तो हमारे पास एल्डिहाइड समूह उपस्थित है और दूसरा हमारे पास क्या है 5 हमारे पास क्या है OH समूह है और एक हमारे पास क्या है हमारे पास प्राथमिक एल्कोहली समूह स्टूडेंट। तो पहला इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो चलते स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है पहले का अंगा। तो पहले का अंगा कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट जो हाइलोफॉर्म अभिक्रिया है वो नंबर 1 तो हमारे पास कीटोन होते हैं, जिसे हम कहते हैं CH3 ये कीटोन भी देते हैं हमारे पास हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। और हमारे पास हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जैसे स्टूडेंट हमारे पास एल्डिहाइड है, जिसे हम कहते हैं स्टाल्डिहाइड CH3CHO, ये भी हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं।
और हमारे पास जैसे हमारे पास है CH3CH2OH, जिसको हम क्या कहते हैं एथिल एल्कोहल, ये भी हमारे हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। और ये हमारे पास हाइलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते, एमीन ना नाइट्रेट ना हमारे पास स्टील क्लोराइड, ये हमारे पास क्या होते हैं हाइलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो ये जो हमारे पास जो कार्बोनिल समूह जिनमें उपस्थित होता है CO, जिनमें क्या उपस्थित हो कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं CO, तो ये हमारे पास क्या होते हैं ये हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं, चलते हैं पे स्टूडेंट। पहले का चा कह रहा है हमारा, पहले का चा कार्बिल अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बिल अभिक्रिया में क्या बनता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, जो कार्बिल अभिक्रिया होती है हमारी, हम समीकरण के द्वारा समझेंगे। समीकरण के द्वारा जैसे हमारे पास एमीन है CH3NH2, जब हम कार्बिल अभिक्रिया में क्या होता है, जब स्टूडेंट जब एमीन प्राथमिक एमीन जिसे हम 1 डिग्री एमीन कहते हैं या एनिलीन हो, जब प्राथमिक एमीन या एनिलीन क्लोरोफॉर्म CH प्लस KOH की समूह उपस्थिति में KOH की समूह उपस्थिति में स्टूडेंट जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है CH3NC प्लस KCl प्लस H2O प्लस में क्या बनता है स्टूडेंट H2O। तो जो हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट, जो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना हुआ है यहाँ पर, इस प्रोडक्ट को कहते हैं स्टूडेंट मेथिल आइसोसाइनाइड, क्या कहते हैं स्टूडेंट साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो बनता क्या है स्टूडेंट, हमारे पास क्या बनता है कार्बिल अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड, क्या बनता है स्टूडेंट आइसोसाइनाइड। देख लीजिए आप यहाँ पर कार्बिल अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये उदाहरण लिया हुआ हम क्या लिया हुआ हूँ कि प्राथमिक एमीन है जिसे हम कहते हैं मेथिलेमीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH की उपस्थिति है, यहाँ पर KOH है और एरो लगाकर हमने क्या बनाया है CH3NC जिसे हम कहते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड और प्लस में KCl प्लस H2। तो हमारे पास बना क्या स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं NC हमारा क्या है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, पहले का चा का चौथा ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं हमारे पास दूसरा का क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो चलते हैं पे स्टूडेंट दूसरे क्या कह रहा है कि ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। बिंदु दोष के प्रकार, तो देखिए स्टूडेंट जो नंबर 1 प्रकार है हमारे पास, नंबर 1 प्रकार है, इसमें आप लिख लेना उत्तर। तो उत्तर में नंबर 1 प्रकार है स्टूडेंट हमारे पास, जिसे हम कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष, ये हमारे पास पहला प्रकार स्टूडेंट। इसे हम समझ लेते हैं रस समीकरण मितीय दोष को। क्या है रस समीकरण मितीय दोष, कि वह बिंदु दोष जिसके कारण ठोस की रस समीकरण मितीय स्टूडेंट, रस समीकरण मितीय में अंतर नहीं आता रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट रस समीकरण, जैसे हमारे पास है, जैसे उदाहरण है हमारे पास फ्रैंकेल दोष, जैसे हमारे पास क्या स्टूडेंट फ्रैंकेल दोष, ये हमारे पास क्या एक उदाहरण है, उदाहरण सहित कह रहा था। तो हमने उदाहरण और आदि भी होते हैं हमारे, ये हमारे पास पहला क्या है फ्रैंकेल दोष। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको लिखना है कि वह बिंदु दोष जिसके कारण क्या है ठोस की जो रस समीकरण मितीय में अंतर नहीं आता है, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। ये आपका पहला है। और नंबर दूसरा क्या है स्टूडेंट, मैं बता दूं रस समीकरण मितीय दोष में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कोई जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या मैं कह दूं जैसे हमारे पास अध्यात्म भाषा में मैं बता दूं ये रस समीकरण मितीय दोष, जैसे आपको बता दूं जो हमारे पास जज होता है, ये इसकी अगर हम कुर्सी छोड़ दी जाए
जज अब अगर अपनी कुर्सी छोड़कर कहीं चला जाए तो स्टूडेंट उस कुर्सी पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार का ये एक एग्जाम्पल है किसका, और रस समीकरण मिति दोष का। तो इसलिए कहते हैं कि वह बिंदु दोष जिसके कारण ठोस की रस समीकरण मिति में अंतर नहीं आता है। यानी कि मतलब जब हमारा जज जो होता है कुर्सी छोड़कर चला जाता है, उसमें कोई व्यक्ति दूसरा नहीं बैठ सकता। जब दोबारा जज आएगा तभी उस कुर्सी में बैठ सकता है। इसीलिए हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चर में बना के अगर स्टूडेंट समझा दिया जाए तो हमारे पास आयन होते हैं, अगर वो आयन अपनी जगह से स्थान छोड़कर चले जाते हैं तो उस जगह पर कोई दूसरा आयन नहीं आ सकता या इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। इसी दोष हम क्या कह देते हैं, रस समीकरण मिति दोष कह देते हैं। तो अब देखते हैं स्टूडेंट जो दूसरा होता है हमारा रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष ये होता है स्टूडेंट हमारा दूसरा है। इसमें भी लिख लेते हैं रस समीकरण मितीय दोष में कि इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब स्टूडेंट क्रिस्टल जालक में स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट जैसे हमारे पास क्या है, धातु अधिक दोष। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, उदाहरण धातु अधिक दोष। तो इस दोष में क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई जो अपना आयन होता है जैसे इलेक्ट्रॉन, जब कोई आयन अपनी जगह से स्थान छोड़कर चला जाता है तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कह देते हैं, रस समीकरण मिति दोष। अगर हमारे पास क्या होता है, जब कोई आयन स्थान छोड़कर चला जाता है और पुनः उस स्थान पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इस प्रकार के समीकरण क्या कहते हैं, अरस समीकरण मिति दोष। यानी कि मतलब जो स्थान छोड़कर चला गया था हमारा जो आयन, उसकी जगह कौन बैठ गया आकर, कोई इलेक्ट्रॉन बैठ गया या कोई प्रोटॉन आकर बैठ गया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अरस समीकरण मिति दोष। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अगर कोई स्थान छोड़कर चला जाता है तो उसके स्थान पर कोई नहीं बैठता, जैसे इलेक्ट्रॉन उसके स्थान पर नहीं बैठ सकता किसी आयन के स्थान पर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष कह देते हैं स्टूडेंट। तो चलते हैं स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारा दूसरे का खा क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो चलते हैं फिर स्टूडेंट। तो हमारा दूसरे का खा कह रहा है कि परासरण परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। तो स्टूडेंट आपको हेडिंग यहाँ पर डालें उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर में एक तरफ लिख लेना है स्टूडेंट परासरण और एक तरफ लिखना है आपको विसरण। तो परासरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं परासरण और एक तरफ लिख लेना है स्टूडेंट विसरण। एक तरफ क्या लिखना है आपको, विसरण। परासरण और विसरण। तो देख लेते हैं स्टूडेंट जो परासरण में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे हम नंबर 1 अंतर लिख लेते हैं कि परासरण में अर्ध पारगम परासरण में अर्ध पारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। क्या स्टूडेंट, परासरण में क्या होता है, परासरण में अर्धपार झिल्ली का होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो विसरण होता है, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं
है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, आवश्यक नहीं है अर्धपारगम झिल्ली का होना। और नंबर दूसरा आपको लिख लेना है कि यह क्रिया यह क्रिया केवल यह क्रिया केवल द्रव अवस्था केवल किसमें स्टूडेंट, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, और ये इसमें लिखना है आपको, इसमें विसरण क्रिया जो है, इसमें विसरण क्रिया ठोस द्रव व गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या लिखना है आपको, यह क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। अब विसरण जो है या तो ठोस, द्रव, गैस किसी में भी हो सकती है। तो ये आप जो परासरण होता है, परासरण क्या होता है स्टूडेंट, कि परासरण में जो विलायक के कण होते हैं, विलयन में जो विलायक के कण होते हैं स्टूडेंट, वो निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर जाने लगते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। विसरण में क्या होता है स्टूडेंट, जस्ट उल्टा होता है इसका, जो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर विलायक के कण जाने लगते हैं, इसीलिए हम क्या कह देते हैं, इसे विसरण कह देते हैं स्टूडेंट। मैं आपको वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, विलायक के जो कण होते हैं वो निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर जाने लगते हैं, और इसमें क्या होता है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाने लगते हैं। विसरण में आप ये लिख सकते हैं, और परासरण में निम्न से उच्च की ओर लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हम उदाहरण समझ लेते हैं। जो हमारे पास उदाहरण है, उदाहरण में है क्या स्टूडेंट, कि चने को जल में भिगोने पर चने का क्या हो जाना स्टूडेंट, फूल जाना। ये आपका देहाती एग्जाम्पल है, आप रोज चने को फुलाते हो तो चना क्या हो जाता है स्टूडेंट, फूल जाता है। ये कैसा है, ये परासरण की क्रिया है। ठीक है, फूल जाना। और देख लेते हैं जो हमारे पास विसरण है, विसरण में उदाहरण क्या है स्टूडेंट, कि इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ये स्टूडेंट क्या है, ये गैसीय विसरण है। ये गैसीय विसरण का एग्जाम्पल लिया हुआ है स्टूडेंट, कि इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। क्या स्टूडेंट, हवा में फैलना। आपको साफ साफ लिख देना, हवा में फैलना। तो स्टूडेंट आप ये भी देखते होंगे कि जब आप एक बंद कमरे में कोई अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती की जो सुगंध होती है स्टूडेंट पूरे कमरे में फैल जाती है। यही एक विसरण का उदाहरण स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है पे स्टूडेंट। तो चलते हैं पे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का गा कह रहा है कि विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट करो। तो जैसे हमारे पास क्या है, उत्तर में आपको लिख लेना है, एक तरफ स्टूडेंट लिख लेना है विशिष्ट चालकता, और एक तरफ आपको लिख लेना है मोलर चालकता। क्या लिखना है स्टूडेंट, मोलर चालकता। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें लिखना है आपको कि किसी चालक का विशिष्ट चालकत्व उसके क्या स्टूडेंट, किसी चालक का विशिष्ट चालकत्व उसके विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी कि मतलब व्युत्क्रम का मतलब स्टूडेंट उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये आपका स्टूडेंट होगा इसका पहला।
और जैसे हमारे पास है सूत्र में, उदाहरण में देख लेते हैं सूत्र में। तो उदाहरण में क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास आपने देखा होगा जो विशिष्ट चालकता होती है स्टूडेंट से हम कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैप्पा से, और इसे हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। जो हमारे पास जो कैप्पा बराबर होता है स्टूडेंट, विशिष्ट चालकता कैप्पा बराबर होता है 1/1 रो। रो को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, चालकत्व तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या स्टूडेंट, विशिष्ट प्रतिरोध रो। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसे ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो स्टूडेंट जो हमने पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं स्टूडेंट कि रो बराबर क्या होता है, RA/L। इसे हम स्टूडेंट फिजिक्स में भी पढ़ा है, क्या होता है, रो बराबर RA/L होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान रख देंगे कैप्पा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेग बटे RA/L। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/RA/L। तो ये L ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट कैप्पा बराबर क्या आ जाएगा, L/RA। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सूत्र निकल के आ गया, किसका, विशिष्ट चालकत्व का। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखते हैं स्टूडेंट कि किसी विद्युत अपघट्ट किसी विद्युत अपघट्ट के एकांक आयतन की विशिष्ट चालकता को ही स्टूडेंट मोलर चालकता या जिसे हम कहते हैं म्यू कहते हैं। स्टूडेंट जो इसका जो सूत्र होता है, म्यू बराबर होता है के कैप्पा गुणे एम क्या है, अणुभार, गुणे वी आयतन बट्टे डब्लू स्टूडेंट। ठीक है, या डब्लू, ये 1000 न लिख के 100 न लिख के डब्लू लिख देते हैं, ये हमारे पास डब्लू होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दो सूत्र हैं हमारे पास। अब इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमारे पास अंतर हो गया। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट। तो चलते हैं पे स्टूडेंट, दूसरे घा कह रहा है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए या उदाहरण द्वारा सहित समझाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। इसमें उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर में लिखना है स्टूडेंट द्रव स्नेही। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द्रव स्नेही, आपको हेडिंग डालना है द्रव स्नेही। तो देख लेते हैं द्रव स्नेही क्या है स्टूडेंट, द्रव स्नेही। तो आपको लिखना है कि द्रव स्नेही की वे कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी बिलियनों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं कि वे कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आने पर स्टूडेंट तुरंत ही क्या हो जाते हैं, कोलाइडी विलयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें ही द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जैसे स्टूडेंट जैसे हमारे पास है, जैसे नंबर 1 स्टार्च स्टूडेंट क्या है कि अब आप स्टार्च को जल में मिलाएंगे तो तुरंत ही किस में बदल जाएगा, स्टार्च एक कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। और नंबर 2 है हमारे पास, जैसे नंबर दो है हमारे पास, नंबर 2 हमारे जिलेटिन। नंबर 3 स्टूडेंट प्रोटीन या आदि में लिख दे रहा हूँ, आदि। एक उदाहरण कह रहा था, दो उदाहरण हमने दे दिए हैं। नंबर दूसरे चलते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा द्रव विरोधी। तो द्रव विरोधी क्या है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं द्रव विरोधी क्या है कि वे कोलाइड जो द्रव
जो द्रव के संपर्क जो द्रव के संपर्क में आने आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयनों में परिवर्तित नहीं होते हैं इन्हें ही क्या कहते हैं स्टूडेंट? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। आपको स्टूडेंट यहाँ से पता चला द्रव विरोधी यानी कि मतलब जो द्रव से विरोध करे, यानी कि जो द्रव से प्यार ना करे। जैसे द्रव स्नेही जो द्रव के साथ मिल जाए, आसानी से मिल जाए, उसे हम द्रव स्नेही कहते हैं। आपने देखा ना, स्टार को आप जल में मिलाएंगे तो तुरंत ही जल से क्या कर लेगा? स्नेह कर लेगा, यानी कि मतलब प्यार कर लेगा जल के साथ। तो वो कैसा होगा? द्रव स्नेही हो जाएगा। और द्रव विरोधी जो द्रव से विरोध करे, यानी मतलब जो द्रव के संपर्क में आने पर द्रव से पूर्णतः ना मिले, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। जैसे हमारे पास है, जैसे गंधक, जैसे स्टूडेंट गंधक जैसे हमारे पास गंधक जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट H2SO4, और हमारे पास क्या है? FeOH का होल थराइज आदि। क्या होता है स्टूडेंट? FeOH का होल थराइज आदि, या गंधक, या एक एग्जाम्पल हो सकते हैं गोल्ड साल जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट। तो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्या पूछा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एक उदाहरण देकर, तो हमने एक उदाहरण दे दिया आपको। गंधक जो है, गंधक अगर जल के संपर्क में आएगा तो जल से क्या करेगा? विरोध करेगा, इसलिए कि इसे कैसा कोलाइड कह देते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, तो चलते हैं पे स्टूडेंट। तीसरे क्या कह रहा है हमारा कि 5 यानी 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमें उत्तर लिख लेना है। उत्तर में हमें क्या देखना है कि जो NaCl का सबसे पहले अणुभार क्या होता है स्टूडेंट? जो NaCl का यानी मतलब पहले सबसे देख लेते हैं, भार दिया हुआ है। NaCl का भार कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 58.1 ग्राम। क्या दिया हुआ है? 58.1 ग्राम। तो NaCl का अणुभार होता है स्टूडेंट, NaCl का अणुभार क्या होता है? NaCl का अणुभार होता है स्टूडेंट, देखिए सोडियम कितना होता है? 23, और क्लोरीन कितना होता है स्टूडेंट? 35.5। इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 58.5। कितना आ जाएगा? 58.5। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम निकाल लेते हैं मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या, यानी कि मतलब मोल निकाल लेते हैं। तो मोल बराबर क्या होता है स्टूडेंट? भार बटे अणुभार। क्या होता है स्टूडेंट? भार बटे अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो भार दिया हुआ हमारे पास कितना दिया हुआ है? 58.1। और अणुभार क्या दिया स्टूडेंट? 58.5। इसे आप स्टूडेंट दशमलव काट देंगे, जब इसको आप भाग देंगे तो लगभग स्टूडेंट जाएगा ये हमारे पास 0.993। ये भाग इतने बार चला जाएगा स्टूडेंट, आप यहाँ पर भाग दे सकते हैं। तो कितना आ जाए हमारे मोल? कितने आ जाएंगे? 0.993 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम जानते हैं अवोगाद्रो नियम से स्टूडेंट। ठीक है, तो अवोगाद्रो नियम से क्या होता है कि जो अणुओं की जो संख्या होती है, अणुओं की संख्या ही है। अवोगाद्रो में क्या होता है? जो अणुओं की संख्या है, जैसे अणुओं की संख्या एक मोल बराबर होता है। अवोगाद्रो जो 1 मोल बराबर होता है, ये 1 मोल का मान कितना दिया हुआ स्टूडेंट? 0.993 गुणे कितना दिया? अवोगाद्रो जो संख्या होती है स्टूडेंट 6.022 गुणे 10⁻23 होता है स्टूडेंट। कितना होता है? जो 1 मोल बराबर होता है, जो अवोगाद्रो संख्या जो 1 मोल बराबर होगा कितना होता है? 6.0022 गुणे 10⁻23 होता है। 1 मोल बराबर कितना दिया हमने यहाँ पर? मान कितना निकाला स्टूडेंट? मान निकाला है 0.993 निकाला हुआ है। तो अणुओं की संख्या निकाल लिया हम अवोगाद्रो नियम से। तो इसको स्टूडेंट इसका जो आप हल करेंगे तो देखते हैं स्टूडेंट, अवोगाद्रो नियम से क्या होता है? जो अणुओं की संख्या है, हमारे पास कितना है अवोगाद्रो नियम से?
तो अवोगाद्रो नियम से अणुओं की संख्या हमारी कितना निकले, 1 मोल बराबर कितना निकाले स्टूडेंट, 0.993 निकाला, तो 0.993। अवोगाद्रो नियम से हम क्या जानते हैं, अवोगाद्रो की संख्या होती है 6.0022 गुणे 10⁻23 होती है। तो 1 मोल बराबर हमने इतना निकाल लिया था। अब इसका स्टूडेंट मल्टीपल करेंगे यानी गुणा करेंगे। इसका जो गुणा करने पाएगा 5.9798 गुणे 10⁻23 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हमने अवोगाद्रो नियम से इतना हल कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, जो इकाई सेलों की संख्या पूछा हमारे, यानी वह एक इकाई सेल एफसीसी में 4 NaCl इकाइयाँ होती हैं। कितनी होती हैं स्टूडेंट, 4 इकाइयाँ होती हैं। NaCl की 4 इकाइयाँ होती हैं। कितने, एक इकाई सेल में FCC में 4 NaCl इकाइयाँ होती हैं। तो अतः स्टूडेंट, कुल इकाइयाँ निकाल लेते हैं। अतः कुल इकाइयाँ तो कुल इकाइयाँ निकालेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास जो अणुओं की संख्या पूरी टोटल कितनी आई थी, हमारे पास टोटल आई थी 5.9798 गुणे 10⁻23 आई थी। यहाँ पर कुल अणुओं की संख्या निकालना है ना, तो 4 का भाग लगा देंगे, 4 का भाग लें, क्योंकि हमें पूरे का नहीं निकालना, 4 का लगाना ना। तो यहाँ पे जब 4 जाएगा बट्टे में चला जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे स्टूडेंट। जब इसको अब स्टूडेंट हल करेंगे यानी भाग देंगे, इसका जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा आपका 1.495 गुणे 10⁻ कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यही आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, आपको इसके एक बार अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ अवोगाद्रो नियम से लिया है। अवोगाद्रो नियम से हम जानते हैं कि कितना होता है हमारा मान, 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। हमने अणुओं की जो संख्या है, मोलों की संख्या कितनी निकाली है, यहाँ पर 0.993 निकाला है, क्योंकि 1 मोल को पूछ रहा था, तो हमने यहाँ पर गुणा करा दिया, तो इतना हमारे पास आ गया है। चलते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसके बाद क्या कह रहा है, तो देखते हैं स्टूडेंट। तीसरे का खा कह रहा है हमारा, तीसरे का खा कह रहा है कि IUPAC नाम लिखिए, उपसंयोजक यौगिकों की IUPAC नाम लिखिए। नंबर 1 निकिल और CO का होल 4। तो इसका स्टूडेंट IUPAC नाम लिख देते हैं। तो देखिए IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। हमारे पास कितने कार्बोनिल समूह है, तो नंबर 1 हमारे टेट्रा कार्बोनिल। ये क्या है हमारे पास, निकिल, टेट्रा कार्बोनिल, निकिल ये लिख गया स्टूडेंट। टेट्रा यानी वो 4 कार्बोनिल है, CO को कार्बोनिल कहते हैं, टेट्रा कार्बोनिल। ये क्या है हमारे पास, निकिल। इसके बाद जो स्टूडेंट सेंट्रल एटम होता है इसकी वो निकाली जाती है, क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे स्टूडेंट, क्या आएगी, 0 आएगी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी स्टूडेंट, 0, क्योंकि कोई भी जो हमारे पास उदासीन जो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जो हमारे सेंट्रल एटम निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आएगी स्टूडेंट, 0 निकल के आएगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट IUPAC हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट IUPAC हमारी पोटेशियम और जिंक और OH का होल 4 है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले निकल जाता है धनात्मक का नाम लिखा जाता है स्टूडेंट, धनात्मक का, धनायन का। धनात्मक हमारा धनायन क्या है, पोटेशियम। तो क्या है हमारे पास, लिख देते हैं पोटेशियम लिख गए स्टूडेंट, ये पोटेशियम होगा। इसके बाद हमारे पास ये क्या है हमारा लिगैंड, ये हमारे पास क्या लिगैंड, इनका नाम लिख देते हैं OH। ये OH को हम क्या कहते हैं, टेट्रा हाइड्रॉक्सी। कितने 4 है, तो टेट्रा हाइड्रॉक्सी। OH को क्या लिखते हैं, टेट्रा हाइड्रॉक्सी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो हमारे पास धनात्मक अगर धनायन उपस्थित है, जो सेंट्रल एटम होता है, उसके आगे क्या लगा दिया जाता है, 8 लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, 8 लगा दिया जाता है। जैसे हमारे पास जिंक है तो जिंकेट लिख देंगे, जैसे निकल है तो निकलेट लिख देंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट लिख देंगे, ठीक है। इसमें फेरिक है तो फेरेट लिख देंगे, क्योंकि कब, जब हमारे पास धनात्मक उपस्थित होगा तब लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। धनात्मक नहीं उपस्थित होगा यानी वो ऋणात्मक उपस्थित होगा तो जिंक का जिंक ही लिखेंगे, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे, जिंकेट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जिंकेट। और इसकी जो सेंट्रल एटम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखिए OH की हमारे पास कितने, -1 होती है, तो 4 OH है तो -4 हो जाएगा। और ये पोटेशियम कितनी होती है, 1 होती है, 2 पोटेशियम है, प्लस के 2 यहाँ और -4 यहाँ, तो घट जाएगा। देखिए यहाँ पर कितनी है, 2 और प्लस जिंक। और देखिए OH की कितनी होती है,
एक होती है तो कितने चार चार हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए घट जाएगा बराबर जीरो, तो जिंक देखिए यहाँ पर कितना -2 और जी जेड वहाँ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा ना। तो कितनी आ जाएगी हमारी ऑक्सीकरण संख्या कितनी लगाई निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये अगर हमारा वीडियो स्टूडेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। तो चलते इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे स्टूडेंट। जय हिंद जय भारत।